हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग फ्रिक्शन का तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे। आज हम लोग फ्रिक्शन का तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे और इसमें कुछ फ्रिक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे और उनको देखते हैं किस तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हैं, न्यूमेरिकल किस तरह के हैं, क्वेश्चन किस तरह के हैं, सवाल किस तरह से हैं। आओ देखते हैं आज का पहला सवाल, पहला क्वेश्चन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हैं उनको हम देखेंगे। पहले हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें से ये हमारे पास कोई सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस पर 100 kg का एक मास है, इसके ऊपर 50 kg का एक मास है और इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है कोई 200 न्यूटन का। ये एक्सटर्नल फोर्स है। ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इस बॉडी पर 200 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है। तो हमें बताना है कि यहाँ का फ्रिक्शन कितना होगा और अगर मूव करेगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा। हमें बताना है फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पर इस कॉन्टेक्ट सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स बताना है, Fs की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू है 1.75, इस तरह से ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू है। और दूसरे नंबर में बताना है कि अगर ये मैकेनिकल सिस्टम, अगर ये बॉडी मूव करेगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा। इफ बॉडी इज moving condition then acceleration of the mechanical system, इस मैकेनिकल सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा ये हम कैलकुलेट करके देंगे। एक्सेलरेशन कितना होगा देखते हैं। ये हमारे पास दो बॉडी हैं, दोनों को मिला के एक बना लें हम लोग। इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दो बॉडी हैं 100 और 50 की, तो 150 की एक बॉडी हो सकती है क्योंकि दोनों एक साथ मूव करेंगी। अगर मूव करेंगे तो यहाँ पर हम एक बॉडी बना लेते हैं 150 kg, इस तरह से। एक्सटर्नल फोर्स इधर है, F कितना है भाई 200 न्यूटन, और इधर की तरफ फ्रिक्शन होगा। अगर मूव नहीं कर रहे तो मोशन की टेंडेंसी पर तो है ही है। अरे भाई मोशन की टेंडेंसी पर तो है ही है क्योंकि एक्सटर्नल तो लग ही रहा है। अगर ये वाला एक्सटर्नल इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा है तो मूव करेगा। अगर ये एक्सटर्नल इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल है या कम है तो नहीं मूव करेगा। तो पहले तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना यहाँ पर फ्रिक्शन है। मैक्सिमम वैल्यू, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है, ये जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, अगर ये ज़्यादा है किससे, एज ए कंपेयर टू एक्सटर्नल फोर्स, या इक्वल है तो मूव नहीं करेगा। नो मोशन, कोई मोशन नहीं होगा और ये रेस्ट पर रहेगा। ये रहेगा रेस्ट पर, एट रेस्ट, और इस टाइम एक्सेलरेशन 0 होगा। और अगर ये फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कम है एक्सटर्नल फोर्स से, माने एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम है, तो मूव करेगा एट मूविंग कंडीशन। तो हम चेक कर लेते हैं। पहले तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, μs मल्टीप्लाई n। ये हम देखेंगे फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू। अगर इसकी हम एफवीडी बनाते हैं तो यहाँ पर हम इसकी अगर एफवीडी बना दें, इसको मैं थोड़ा सा हटा दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। इधर हो जाएगा इसका mg हो जाएगा, और m की जगह 150 है तो 150g लिख देता हूँ, 150g। ऊपर की तरफ वर्टिकल अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन होगा।
नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल अपवर्ड होगा। तो यहाँ से हम लोग नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 150 जी लिख लेंगे और म्यू एस की वैल्यू पता है हमें, तो एफ एस इक्वल टू म्यू एस कितना है 1.75 मल्टीप्लाई एन की वैल्यू है 150 जी और जी की वैल्यू 10 पुटअप कर देते हैं, तो एफ एस जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो हमें एक्सेलरेशन मिलता है उसे हम कहते हैं स्मॉल जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 1.75 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू 10, इधर से ये कैंसिल आउट हो गए दोनों जीरो और इधर आ गए एफ एस आ गए 175 मल्टीप्लाई 15 आ गया। सीधी सी बात, जब इसका तुम गुणा कराओगे तो एफ एस की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा होगी एज ए कंपेयर टू एक्सटर्नल फोर्स, मीन फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है एज ए कंपेयर टू एक्सटर्नल फोर्स, यानी इसकी जो वैल्यू है 175 मल्टीप्लाई 15, ये वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होगी किसके कंपेयर में, जो एक्सटर्नल फोर्स है, कितना 200 न्यूटन, 200 से ज़्यादा होगी ये वाली वैल्यू, इसलिए ये बॉडी मूव नहीं करेगी। जब मूव नहीं करेगी तो एक्सेलरेशन 0 रहेगा और फ्रिक्शन फोर्स मिल गया हमें। इसको आप लिखें जरा, फिर अगली प्रॉब्लम पढ़ते हैं। हाँ देखो जरा, अब हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास ये एक बॉडी है, ये इंक्लाइंड प्लेन पर रखी है किसी अल्फा एंगल से, अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है, यहाँ पे रखी है, कोई 20 kg की एक बॉडी है, यहाँ पे रखी, यहाँ का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो √2 के इक्वल है और √2 की अगर हम लोग वैल्यू लिखते हैं तो 1.414 लिखते हैं, 1.414, ये हमारे पास √2 की वैल्यू हो गई। फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहाँ का गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट, फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है और अगर ये मूव करेगा तो हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। पहले नंबर में हमें कैलकुलेट करना है फ्रिक्शन फोर्स और दूसरे नंबर में कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम। ये जो हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम है इसका एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और मैंने कई बार बताया है, इस बार फिर से सुनो कि हम कभी भी फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, हम हमेशा फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और ये भी आपको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को चेंज करता रहता है। मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम सपोज दैट 10 न्यूटन की है, तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे अपने आप को चेंज करेगा, 0 है जैसे फ्रिक्शन फोर्स की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू 10 है, तो अपने आप को 0 से 10 तक चेंज करेगा। 0 होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, बीच में भी आएगा, दशमलव वाले भी आएंगे 1.1 1.2 1.3 इस तरह से 2.1 2.3 2.3, ये आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। ये क्यों चेंज हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। अगर एक्सटर्नल फोर्स को हम इंक्रीज करते हैं तो फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता है, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को डिक्रीज करते हैं तो फ्रिक्शन भी डिक्रीज होता है। फ्रिक्शन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स का ऑब्जेक्शन करता है, क्योंकि मोशन को ऑब्जेक्शन करता है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स मोशन को ऑब्जेक्शन करता है, एक्सटर्नल फोर्स मोशन को सपोर्ट करता है, मूविंग बॉडी को मूविंग कंडीशन पर लाना चाहता है और फ्रिक्शन उसको रेस्ट में लाना चाहता है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको रेस्ट में लाना चाहता है और अगर रेस्ट पर है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो फ्रिक्शन 0 है। रेस्ट पर है कोई बॉडी और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो फ्रिक्शन 0 है।
बॉडी रेस्ट पर है, एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है, इसका मतलब बॉडी रेस्ट पर तो है लेकिन बॉडी मोशन की टेंडेंसी पर है, मोशन करना चाहती है, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा फैक्टर है, कोई ना कोई ऐसा एक रीजन है जिस रीजन की वजह से बॉडी मूव नहीं कर पा रही है। मूव क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन बॉडी को मूव नहीं करने दे रहा है। जैसे यहाँ पर हम एक बॉडी को बनाएं और इधर की तरफ हम अगर एक्सटर्नल फोर्स को लिखते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, तो अगर आगे की तरफ एक्सटर्नल फोर्स है तो पीछे की तरफ इसका फ्रिक्शन होगा। ये स्टैटिक फ्रिक्शन है इसलिए इसे Fs लिखते हैं हम लोग। और अगर इसको हम चेंज करते हैं तो ये भी चेंज होता रहता है, जैसे 0, 1, 2, 3 इस तरह से, 4, 5, 6 इस तरह से जैसे जैसे हम चेंज कर रहे हैं वैसे जैसे ये भी चेंज हो रहा है, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैसे वैसे ये भी चेंज हो रहा है। जैसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 है और इसको मैं 10 करूंगा तो अभी भी मूव नहीं करेगा क्योंकि मैंने 10 न्यूटन का आगे फोर्स लगाया तो पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन पर 10 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स है। अगर इसको मैं 11 कर दूं तो फिर ये अपने आप को इंक्रीज नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी तो मैक्सिमम लिमिट है बढ़ने की 10 न्यूटन, तो फिर ये मूव कर जाएगी बॉडी। और फिर कितने एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगी? 11 चलाने वाला माइनस रोकने वाला 10 इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, ये हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स हो गया 11 न्यूटन का, 11 चला रहा है, रोक कौन रहा है? 10 न्यूटन का जो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स है। ये हम इस तरह से फ्रिक्शन को देखते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि इसका फ्रिक्शन कितना है और फ्रिक्शन के हिसाब से फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि ये बॉडी मूव कर रही है या नहीं कर रही है। अगर मूव करेगी तो किस डायरेक्शन पर करेगी और किस फोर्स की वजह से करेगी। ध्यान रखना, कभी भी कोई बॉडी मूव करती है तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मूव करती है, और अगर कोई बॉडी मूव नहीं करती है तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। या तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा है लेकिन फ्रिक्शन फोर्स से कम है या इक्वल है, या दूसरा रीजन उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ही नहीं है। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ही नहीं है तो फिर मोशन का आएगा, कोई मोशन नहीं, बॉडी कंप्लीट एब्सोल्यूट रेस्ट पर होगी। इस सवाल में आते हैं, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे, इसकी एफबीटी बनाते हैं, इधर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको हम, और हमें देखेंगे कि ये हमारे पास बॉडी है, ये 20 kg की बॉडी है। अगर ये बॉडी मूव करेगी या मोशन की टेंडेंसी पर होगी तो नीचे की तरफ होगी, तो पीछे की तरफ इसका फ्रिक्शन होगा। ये डिसाइड हो गया। मोशन की टेंडेंसी किधर हो सकती है? नीचे की तरफ, इधर की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर होगा? इधर की तरफ। अब अगर बॉडी इधर की तरफ मूव करेगी तो किस फोर्स की वजह से मूव करेगी? इसका जो हमारे पास वेट हो गए वर्टिकल डाउनवर्ड हो गए, m की वैल्यू 20 है तो 20g हो जाएगा। अब ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री है, तो इस 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में इसके हम कंपोनेंट डिवाइड कर लेंगे, 20g cos 30, इधर हो जाएगा हमारे पास ये वाली वैल्यू हो जाएगा 20g sin 30, ये वाली वैल्यू हो गई। इस सरफेस के वर्टिकल अपवर्ड, इस सरफेस के वर्टिकल हम इसका नॉर्मल रिएक्शन लिखेंगे इस तरह से। तो इसमें कौन कौन से फोर्स आ गए? एक तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये ध्यान रखना है कि अगर ये मूव करेगा तो 20g sin थीटा की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू ज़्यादा होगी एज ए कंपेयर टू Fs, और अगर नहीं मूव करेगी तो फिर न मूव करने की कंडीशन तो ये है कि 20g sin 30 की वैल्यू इस तरह से होगी Fs से, ये होगी नो मोशन मीन एट रेस्ट, एट रेस्ट, और ये कंडीशन है मूविंग की यानी मोशन की। तो पहले हम तो ये चेक कर लेंगे कि यहाँ का फ्रिक्शन कितना है। फ्रिक्शन चेक करने के लिए
फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स यानी फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है Fs इक्वल टू म्यू एस मल्टीप्लाई एन, नॉर्मल रिएक्शन, और n की वैल्यू ये हमारे पास है कितनी 20g cos 30। तो इधर n की वैल्यू लिख लेते हैं 20g cos 30। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 20g की वैल्यू 10 cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 √3 आ जाएगा। और इधर हो जाएगा म्यू एस की वैल्यू हमारे पास है √2, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 100 √3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फ्रिक्शन हो गया। और अगर वैल्यू पुटअप करना चाहें तो इसकी वैल्यू है 1.414 100, और इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 1.732 इस तरह से। और इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास मिल जाएगी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। अब हम देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, क्योंकि अगर मूव करेगा तो इसी की वजह से मूव करेगा। 20g sin 30, 20g sin 30 ये हो जाएगा हमारे पास 20g की वैल्यू 10 sin 30 1/2, ये हो जाएगा केवल हमारे पास 100 हो गया। इसका मतलब है कि ये फ्रिक्शन ज़्यादा है, फ्रिक्शन ज़्यादा है एज ए कंपेयर टू एक्सटर्नल फोर्स, यानी 20g sin 30 के कंपेयर में ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन एज ए कंपेयर टू 20g sin 30, 20g sin 30 इसके कंपेयर में ज़्यादा है, इसलिए ये बॉडी मूव नहीं करेगी, एट रेस्ट पर रहेगी, एट रेस्ट। और अगर रेस्ट पर है तो इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन 0 होगा। आप इसे लिखें जरा। अगली प्रॉब्लम देखते हैं। अगली समस्या ये है, अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे पास ये एक दीवार है और यहाँ पर ये ग्राउंड है, यहाँ से हमने किसी एक पुली को कनेक्ट किया और एक ये बॉडी को कनेक्ट करा दिया स्ट्रिंग की हेल्प से, किसी भी रस्सी के सहारे से इस तरह से कनेक्ट करा दिया। और ये देखा कि यहाँ पर हमने एक 100 kg का एक मास कनेक्ट कराया और यहाँ पर 200 kg का एक मास कनेक्ट करा दिया। और यहाँ का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है 0.41, इस तरह से यहाँ का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। अब हमें कैलकुलेट करना है इस पर टेंशन, यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स, और अगर मूव करेगा तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो जो कैलकुलेट करना है उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फाइंड आउट वैल्यू। पहले नंबर में हमको कैलकुलेट करना है यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स। दूसरे नंबर में इस स्ट्रिंग पर टेंशन कैलकुलेट करना है, टेंसर फोर्स ऑन द स्ट्रिंग, टेंशन फोर्स ऑन द स्ट्रिंग। और अगर ये मूव करेगा तो इसका एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अगर नहीं मूव करेगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा, अगर मूव करेगा तो एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो तो बाद में पता चल जाएगा, फ्रिक्शन डिसाइड कर लेगा कि ये मूव करेगा या नहीं करेगा। सबसे पहले तो हम फ्रिक्शन देख लेते हैं। फ्रिक्शन यहाँ पर देखेंगे
तो इस बॉडी की पहले FBD बना लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। इसकी FBD बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक छोटा सा एक बॉडी रखा, ये बॉडी रख दी इस तरह से, और इसका जो मास है वो 100 है। अब इसका नीचे की तरफ जो इसका वेट होगा वो 100 G होगा। वर्टिकल अपवर्ड इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा। सीधी सी बात, अगर ये बॉडी मूव करेगी, मूव कर रही है या नहीं कर रही है, नहीं कर रही है तो मोशन की टेंडेंसी पर तो है ही। किसकी वजह से? टेंशन की वजह से। अगर नहीं मूव कर रही है तो मोशन की टेंडेंसी तो है ही है, ये टेंशन प्रोवाइड कर रहा है, इसकी वजह से इधर की तरफ तो आ ही रही है। नहीं आ रही है तो आना तो चाहती है इस टेंशन की वजह से। तो अगर ये आना चाहती है तो किसकी वजह से? टेंशन की वजह से। और रोक कौन रहा है इसे? फ्रिक्शन रोक रहा है। तो पहले हम फ्रिक्शन देखेंगे। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स ऑन द कॉन्टेक्ट सरफेस। इस सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स हम देखते हैं, जो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ये वाली, यहाँ पर कितना फ्रिक्शन फोर्स है इसको देखते हैं। तो फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एस मल्टीप्लाई एन, ये फार्मूला ध्यान रखना जो फ्रिक्शन फोर्स का है। इसे अगर हम लोग और थोड़ा आगे तक लिखें तो म्यू एस की वैल्यू हमारे पास है 0.41, 0.41। एन की वैल्यू हमारे पास 100 G के इक्वल है, 100 G। G की वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इधर हो जाएगा Fs, इधर हो जाएगा 0.41, 100, इधर हो जाएगा 10, इधर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4, 1 और मल्टीप्लाई 10, तो Fs इक्वल टू 4, 1, 10। इतना न्यूटन का हमारे पास फ्रिक्शन आ गया। अगर मूव करेगा या नहीं मूव करेगा तो ये यही डिसाइड हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा या इक्वल है एज ए कंपेयर टू टेंशन तो ये रेस्ट पर रहे। अगर फ्रिक्शन कम है, टेंशन ज़्यादा है तो मोशन पर रहे। ये ध्यान रखना। टेंशन हम कैलकुलेट करने के लिए इसकी FBD तैयार करेंगे। अगर हम लोग इसकी FBD तैयार करते हैं तो इसको थोड़ा सा हम साफ करेंगे। देखें जरा, इसकी FBD तैयार करेंगे 200 kg वाले की, 200 किलोग्राम। इधर है टेंशन हमारे पास, नीचे हमारे पास 200 G है। और अगर इसकी इक्वेशन अगर हम लोग लिखें तो अगर मूव करेगा तो डाउनवर्ड मूव करेगा एक्सेलरेशन a के साथ। अगर मूव करेगा तो हम इसका इक्वेशन लिखेंगे 200 G माइनस टेंशन, चलाने वाला माइनस रोकने वाला। अगर मूव करेगा तो इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। मास कितना है भाई? 200 और एक्सेलरेशन a, ये हो गया। अब अगर हम यहाँ से अगर इसकी इक्वेशन लिखें तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला, चलाने वाला कितना है? यहाँ से हम देख लेंगे, चलाने वाला टेंशन है। अगर चलेगा तो टेंशन माइनस फ्रिक्शन, इधर हो जाएगा फ्रिक्शन इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, इसका मास ये है, एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है तो मास हो गया 100 और एक्सेलरेशन a। इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें, इन दोनों को प्लस कर दें, प्लस करने से ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगी और इधर से हमारे पास आ जाएगा 200 G माइनस Fs इक्वल टू, दोनों को प्लस कर देंगे और a कॉमन ले लेंगे तो इधर से 200 और 100 यानी 300 हो जाएगा। और अब इसको हम लोग थोड़ा सा और कैलकुलेट करेंगे तो Fs की वैल्यू हम लोग लिख देते हैं कितना? Fs की वैल्यू 410, 200 G की वैल्यू 10, 410 इक्वल टू a और इधर हो जाएगा 300। देखो जरा इधर, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 2000 माइनस 410 इक्वल टू a मल्टीप्लाई 300, ऐसा हो जाएगा।
इसको इधर माइनस कर देंगे, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। एक्सेलरेशन है इसका मतलब बॉडी मूव कर रही है, बॉडी अगर मूव कर रही है तो हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुटअप करें या इस इक्वेशन में पुटअप करें, हमें इसकी टेंशन मिल जाएगी, इसकी टेंशन मिल जाएगी, और ये वाली जो टेंशन होगी इसके कंपेयर में ज़्यादा ही होगी, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन निकल रहा है, इसका मतलब बॉडी मूव कर रही है, ये बॉडी मोशन पर है। आप इसे लिखें जरा, चलो अगली प्रॉब्लम। ये हमारे पास बॉडी है, अब इसमें मोशन कुछ अलग है। इधर की तरफ ये एक्सटर्नल फोर्स है 500 न्यूटन का, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये इधर की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन के साथ, और ये 10 kg का एक ब्लॉक है, 10 kg का एक ब्लॉक है, इस इंक्लाइन प्लेन पर रखा है, इसका एंगल है 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, और अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें एक्सेलरेशन बताना है और यहाँ का फ्रिक्शन बताना है। कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द गिवन मैकेनिकल सिस्टम इस सिस्टम का हमें फ्रिक्शन फोर्स और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, फ्रिक्शन फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों कैलकुलेट करना है। अब देखते हैं भाई, पहले तो इसकी एफबीडी बना लेते हैं, एफबीडी बना लेते हैं, इधर हम लोग सोल्व करते हैं इसको, इधर आ गया, इधर ये हमारे पास ये बॉडी है और इधर जा रही है, इधर ये मूव कर रही है एक्सटर्नल की वजह से, और एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास 500 न्यूटन का, 500 न्यूटन का, और यहाँ पर यहाँ का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.2 है, जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.2 है इस कॉन्टेक्ट सरफेस का। ये एंगल हमारे पास है 60 डिग्री, और इस मास की वजह से इसका जो वेट आया है, इस वेट के हम ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपोनेंट डिवाइड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एंगल। इस एंगल के रिस्पेक्ट में इसके कंपोनेंट डिवाइड करते हैं तो कंपोनेंट आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा, ये इसका मास है 10, तो 10g इधर आ जाएगा, और इधर की तरफ आ जाएगा इसका 10g cos 60 डिग्री, इधर की तरफ आ जाएगा 10g sin 60 डिग्री, इधर की तरफ इसका हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, और अगर बॉडी मूव कर रही है ऊपर की तरफ तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन होगा। इसका एक छोटा डायग्राम इधर बना लेते हैं। इधर की तरफ हमारे पास एक्सटर्नल है 500 न्यूटन का, इधर की तरफ अगर वो उधर की तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन भी इधर की तरफ होगा। एक और फोर्स पहले से इधर की तरफ है, कौन सा, 10g sin 60 डिग्री प्लस 10g, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ Fs प्लस 10g sin 60 डिग्री, इधर की तरफ है 10g, इधर की तरफ है 10g cos 60 डिग्री, इधर की तरफ है नॉर्मल रिएक्शन। मूव करेगा तो एक्सेलरेशन होगा, और अगर मूव कर रहा है तो एक्सटर्नल की डायरेक्शन पर मूव करेगा, इधर की तरफ मूव करेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करने का तुम्हारे पास एक वही सीधा सा तरीका है कि फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शन कोफिशिएंट मल्टीप्लाई नॉर्मल रिएक्शन। इधर से हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हमारे पास है 0.2, नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा, 10g cos
60 डिग्री 10g cos 60 डिग्री। देखो भाई नॉर्मल रिएक्शन इसके इक्वल है। अरे यार इसको ये बैलेंस कर रहा है, इसको ये बैलेंस कर रहा है। n की जो वैल्यू है वो 10g cos 60 के इक्वल है और इसे थोड़ा सा हम कैलकुलेट कर लेंगे 0.2 10 g की वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू 1/2। इधर से हम ये कैलकुलेट के 10 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाए, बचा हमारे पास 10, तो Fs इक्वल टू 10 न्यूटन। यानी फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 10 न्यूटन आ गई। अब हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स। चलाने वाला कौन है? इधर की तरफ हमारे पास 500 है। रोकने वाला कौन कौन है? दो हैं, एक तो फ्रिक्शन है प्लस दूसरा ये 10g साइन 60 डिग्री, 10g साइन 60 डिग्री। ये रोकने वाला है और ये चलाने वाला है। ये तो हम लोग जब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का जब हम लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो रूल तुम्हें मालूम है, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स। चलाने वाला कौन है भैया? 500, ये एक्सटर्नल है, माइनस रोकने वाला कौन कौन है? इसमें दो लोग शामिल हैं, एक तो फ्रिक्शन है प्लस दूसरा है 10g साइन 60 इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। मास कितना है? मास 10, एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है तो इक्वल 10a ऐसा लिख लेंगे हम लोग। 500 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10 प्लस 10g की वैल्यू 10 रख दी और इसकी वैल्यू √3/2, इधर हो जाएगा 10a, ऐसा हो जाएगा। √3 की जो वैल्यू हम लोग लिखेंगे 1.732 लिखेंगे, 2 डिजिट तक लिख लेंगे तो 1.73 1.73 इतना लिख लेंगे हम लोग, इतने से काम चल जाएगा हमारा। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, इधर थोड़ा साफ कर लेते हैं और इस कैलकुलेशन को इधर कर लेते हैं। आप देखें जरा ध्यान से, ये 500 है माइनस इधर 10 है, ब्रैकेट 10, इधर हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस 100 √3/2 इक्वल 10a, ऐसा तो है? हाँ चलो बात ठीक है। √3 की वैल्यू पुटअप कर दें और √3 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो 500 माइनस 10 माइनस 100 और √3 की वैल्यू है 1.73 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 10a। इस तरह से ये हमारे पास हो गया। इसके जीरो से दशमलव कैंसिल आउट हो गए। अब इधर बचा हमारे पास 173/2 यानी 500 माइनस इधर हो गया 10 माइनस 173/2 इक्वल 10a, ऐसा हो जाएगा हमारे पास। इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, इधर हो जाएगा 500 माइनस 10 प्लस 173 डिवाइड बाई 2 इक्वल 10a, ऐसा हो जाएगा। और अब हम इस 10 का डिवाइडेशन कर देंगे। 10 का जैसे डिवाइडेशन करेंगे तो इधर हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 10 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 प्लस 173 डिवाइड बाई 20, ऐसा हो जाएगा इक्वल टू a। इधर से ये हो जाएगा 50 माइनस 1 प्लस इधर से 173 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू a। इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। इतना इस मैकेनिकल सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा जो यहाँ से कैलकुलेशन से आएगा। आप इसे लिखें जरा, फिर अगली प्रॉब्लम पर जाते हैं। चलो देखते हैं अगली प्रॉब्लम। देखो भाई, अगली प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर एक ये बॉडी है, दूसरी ये बॉडी है, इसका मास है 10 kg, इसका मास है 4 kg, इस तरह से।
और इस वाली बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई है, उसकी वैल्यू है 100 न्यूटन। ये हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। और अब हमें बताना है कि यहाँ का जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स है, उस फ्रिक्शन फोर्स की कितनी मैक्सिमम वैल्यू है। और वैसे भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो या ना हो, हम हमेशा फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू ही कैलकुलेट करते हैं। सपोज दैट यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स आ गया 1000 न्यूटन, एग्जाम्पल इतना आया। फ्रिक्शन फोर्स इतना है, अगर मैं इसको चेंज कर दूं 200 कर दूं तब भी ये इतना ही रहेगा, इसको 500 कर दूं तो भी इतना ही रहेगा। फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू चेंज नहीं होगी एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से। हाँ, एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट तो कर लेगा। अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स को कम करूंगा तो कम हो जाएगा, बट मैक्सिमम वैल्यू चेंज नहीं होगी। हम हमेशा फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू ही कैलकुलेट करते हैं। और हमारे पास जो फार्मूला है Fs इक्वल टू μs टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, ये फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है, जिसे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू नहीं है, ये फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है। और ये डिपेंड करेगी कि फ्रिक्शन फोर्स कितना है, ये इस पर डिपेंड करेगा कि जो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं वहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है, दोनों सरफेस स्मूथ हैं या रफ हैं, कितना एरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में है, यानी एरिया ऑफ द कांटेक्ट सरफेस एंड नेचर ऑफ द कांटेक्ट सरफेस। इन सभी पैरामीटर पर डिपेंड करेगा हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है, इस फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू इस बात पर डिपेंड करेगी। तो हमें फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है और इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। ये एंगल यहाँ से हमारे पास गिवन है, ये एंगल है 45 डिग्री, इतना हमारे पास है। इसको थोड़ा और इजी कर लेते हैं। जब ये दोनों एक ही साथ लगे हुए हैं तो दोनों को एक साथ बना लेते हैं और यहाँ पर कर देते हैं कि इतने केजी का एक 14 केजी का 14 केजी का एक ब्लॉक है, इधर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स है कितना 100 न्यूटन का, कितना एंगल बन रहा है भाई 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट μs इक्वल 0.3 है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.3 है, μs 0.3। हमें कैलकुलेट करना है फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन, ये दोनों वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम लोग फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे। फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम इसकी FBD बना लेंगे। FBD जैसे ही बनाएंगे तो मैं इसकी FBD बना लेता हूँ। ये इधर है, ये हमारे पास 14 kg का, इधर की तरफ हमारे पास इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा N, नीचे की तरफ इसका वेट हो जाएगा 14G। और अगर मूव करेगा तो किसकी वजह से मूव करेगा उसको भी देख लेते हैं, और किधर मूव करेगा फिर डिसाइड होगा कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी। बॉडी मूव कर रही है तो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, बॉडी मोशन की टेंडेंसी पर है तो किस डायरेक्शन पर इसके मोशन की टेंडेंसी है। इस हिसाब से फिर डिसाइड होगा कि फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन कौन सी, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स या मोशन की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो पहले हम जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है इसके कंपोनेंट डिवाइड कर लेते हैं, कंपोनेंट कर लेते हैं। ये हमारे पास 100 है, ये एंगल है 45 डिग्री, तो इसके दो कंपोनेंट करेंगे। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ ऐसे, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री है तो 45 ये हो गया, ये 100 है तो इधर हो जाएगा 100 cos 45, इधर की तरफ हो जाएगा हमारे पास 100 sin 45, ऐसा हो जाएगा। अब अगर ऐसा हो जाए तो हम ये देखेंगे कि इस पर कितने फोर्स हैं और कितना फोर्स है और उन सभी फोर्स की डायरेक्शन क्या है। देख भाई, एक फोर्स तो इधर की तरफ हो गया, ये वाला कितना 100 cos 45, इधर की तरफ हो जाएगा इसका कौन कौन सा mg तो हो गया यानी 14g 14g, एक और फोर्स है कौन सा 100 sin 45, एक और फोर्स हो गया
100 साइन 45। इधर की तरफ अब फ्रिक्शन हो जाएगा, इधर की तरफ इसका नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गए। ये इसका किसी एंगल पर एक्सटर्नल फोर्स था और उस एक्सटर्नल फोर्स को हमने डिवाइड कर लिया ये इस तरह से था, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में, और इसके हमने दो कंपोनेंट कर लिए, एक हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। ये ध्यान रखना, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के कंपोनेंट डिवाइड करना तुम्हें आना चाहिए। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट चाहे वो वेलोसिटी का हो, फोर्स का हो, मोमेंटम का हो, एक्सेलरेशन का हो, टॉर्क का हो, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो कंपोनेंट हम डिवाइड करते हैं किसी एंगल के रेस्पेक्ट में डिवाइड करते हैं, और वो एंगल हॉरिजॉन्टल से लेते हैं। हॉरिजॉन्टल से अगर थीटा है तो वर्टिकल से 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो चाहे वर्टिकल वाला 90 माइनस थीटा यूज करो या हॉरिजॉन्टल वाला थीटा एंगल का आप यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक। ये ध्यान रखना है आपको कि हम किस तरह से कौन वैल्यू यूज कर रहे हैं। अब देखो जरा, पहले हम फ्रिक्शन कैलकुलेट करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शन कोफिशिएंट टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहाँ पर इन दोनों के इक्वल होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.3 टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन कितना है 10G प्लस 100 साइन 45, 100 साइन 45, यानी फ्रिक्शन इक्वल टू 0.3, 10 मल्टीप्लाई 10G की वैल्यू पुटअप कर दी 100, और इसकी वैल्यू 1/√3, 1/√2 साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हमने लिख दी, और इस तरह से हमारे पास वैल्यू हो गई। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम लोग। देखते हैं फ्रिक्शन 0.3, इधर हो गया 100, इधर हो गए 100 प्लस 100, इधर √2 से मल्टीप्लाई डिवाइडेशन कर लेते हैं। 1/√2 तो है ही है, √2 और √2 कर लेते हैं। √2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 बन जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर 50 हो जाएगा, इधर हो जाएगा फ्रिक्शन 0.3, इधर हो जाएगा 100 प्लस 50 √2। √2 की वैल्यू पुटअप कर दें और कैलकुलेट कर लें। √2 की जो वैल्यू हम लोग लिखेंगे 1.414, इतने डिजिट तक ले लेते हैं हम लोग, 2 तक। इधर लिख लेंगे फ्रिक्शन इक्वल टू 0.3, 100 प्लस 50, 1.41, ऐसा लिख लेते हैं हम लोग। इसके दशमलव हटाए, 0 बढ़ाए, 1 0 कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोग फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 0.3 इधर हो जाएगा 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई 141 डिवाइड बाई 10, ऐसा हो जाएगा। ये हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। एक्सेलरेशन अब कैलकुलेट करना है, तो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे भैया? अगर मूव कर रहा है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, अगर मूव कर रहा है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ये चलाने वाला है और इधर ये रोकने वाला है। मूविंग कंडीशन के लिए, फॉर मूविंग कंडीशन, अगर नहीं मूव कर रहा है तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें जरा। पहले अच्छा मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, खुद पता चल जाएगा मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है इसकी वैल्यू, क्योंकि चला तो यही रहा होगा। 100 cos 45, 100 cos 45, 100 इसकी वैल्यू 1/√2, इधर हम लोग लिख लेते हैं √2 से मल्टीप्लाई डिवाइडेशन, ऐसा कर लेते हैं। इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 2 से डिवाइड करोगे 50 आ जाएगा, 50√2 आ गया। देखो जरा 50√2 और ये वाली वैल्यू इससे ज़्यादा होगी। तो अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है एज ए कंपेयर टू 100 cos 45 तो नहीं मूव करेगा, अगर इक्वल भी है तो भी नहीं मूव करेगा। अगर फ्रिक्शन कम है एज ए कंपेयर टू 100 cos 45 तो मूव करेगा। कैलकुलेशन से खुद तुम्हें पता चल जाएगा कि मूव करेगा या नहीं मूव करेगा। अगर मूव करेगा तो कैसे लिखोगे? 100 cos 45 माइनस फ्रिक्शन
इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। मास कितना है तुम्हारे पास 14, ये 14 है 14 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन मिल जाएगा यहाँ से। आप इसे लिखें जरा। हाँ, एक अगली प्रॉब्लम। देखो भाई, हमारे पास ये एक टेबल है, और ये टेबल इस तरह से, यहाँ पर एक पुली बंधी हुई है, यहाँ पर एक ये बॉडी है 2 kg की, फिर स्ट्रिंग बंधी हुई है, फिर 2 kg की दूसरी बॉडी है, फिर एक स्ट्रिंग बंधी हुई है, और फिर स्ट्रिंग से भी एक 2 kg की बॉडी है, ये 2 kg की, और फिर ये स्ट्रिंग से एक नीचे एक बॉडी है 20 kg की। अब हमें यहाँ पर हर जगह पर हमें फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना है, यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला यही है, फ्रिक्शन इक्वल टू फ्रिक्शन कोफिशिएंट टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, इस तरह से। तो इसमें अगर हम लोग FBD बनाते हैं, तो FBD बनाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इधर 2G आ जाएगी, इधर इसका नॉर्मल रिएक्शन, उसी तरह से इसको, और फिर आगे देखेंगे फ्रिक्शन इधर की तरफ हो क्योंकि मोशन की टेंडेंसी इसकी इधर की तरफ हो, क्योंकि टेंशन इधर से प्रोवाइड हो रहा है। अगर बॉडी मूव करेगी तो इधर की तरफ मूव करेगी। तो जो फोर्स के इक्वेशन है, उन इक्वेशन का यूज करके हम लोग यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और ये जो एक्सेलरेशन मिलेगा, अगर बॉडी मूव करेगी तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं।